हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ प्रिया यादव और आपका स्वागत है फन टू लॉ चैनल पर। यहाँ पर हम एक सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉपर सीरीज़ बनाते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को विज़िट नहीं किया है अभी तक और आपको लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पर डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इस पूरी जो टैक्सेशन लॉ जो हमारा टॉपिक है, इसकी हम पूरी सीरीज़ बनाने वाले हैं आने वाले कुछ टाइम में। राइट नाउ इस वीडियो में हम देखेंगे क्या हिस्ट्री है हमारे टैक्सेशन लॉ की इंडिया में। ओके, क्योंकि अगर हम बात करें, आपको जैसे कि पता है आज के टाइम में आप हर छोटी छोटी चीज़ों पर टैक्स प्रोवाइड करते हो गवर्नमेंट को, ताकि आपको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके। जो कंट्री है उसके ग्रोथ के लिए जो गवर्नमेंट है वो उस मनी को एक अच्छे मैनर में यूज़ कर सके, क्योंकि हर पर्सन की अलग अलग कैपेसिटी है जिसको वो देगा। जैसे कि जो ज़्यादा अर्न करता है उसको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कम अर्न करता है उसको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आप क्या करो, एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर वो डिपॉज़िट करो, फिर वो एक जिसको आपने डिपॉज़िट किया है वो उसको एक अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर पाएगा, क्योंकि उसके पास बल्क ऑफ क्वांटिटी ऑफ मनी होगा। और इसी तरीके के सिस्टम को हम क्या बोल रहे हैं इन जनरल टर्म, टैक्स। कि आप क्या कर रहे हो, इतनी सारी पॉपुलेशन है, उन सब का घर घर जाके आप टैक्स तो कलेक्ट नहीं करोगे उनसे, उनके हिसाब से रुपए तो नहीं लोगे, आनाकानी करेंगे वो सारा। तो हमने क्या किया, एक लीगल तरीका निकाला जिसमें हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर तरीके से टैक्स को कलेक्ट करेंगे, उस मनी को कलेक्ट करेंगे एंड देन उसको यूज़ करेंगे फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन और कंट्री। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे टैक्सेशन का। ओके, टैक्स का अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में टैक्सेशन जो कॉन्सेप्ट था ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अभी बनी या फिर आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस हमने है ना इस कॉन्सेप्ट पर बात की और ये हमने अप्लाई किया, इम्प्लीमेंट किया लोगों पर। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बहुत पुराना सिस्टम है जो चला हुआ आ रहा है सेंचुरीज से सेंचुरीज। ओके, तो अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में आपको अलग अलग टाइम पीरियड देखने को मिल जाएंगे। राइट नाउ अगर हम बात करें टैक्स की, तो जो टैक्स है जैसा कि हमने समझा कि कैसे गवर्नमेंट को इसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास रुपए आ कहाँ से रहे हैं। ये जो वेलफेयर हो रहा है, ये जो रोड बन रहे हैं, ये जो आपके लिए पार्क्स बन जाते हैं, ये मेट्रोज स्टार्ट हो जाती हैं आपके लिए, ये कैसे हो जाती हैं, ये हमारे ही मनी से। यानी कि हम जो टैक्स पेयर हैं वो जब टैक्स पे करते हैं देन उसी मनी को कलेक्ट करके गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ बेनिफिशियल्स काम करती है। ओके, तो जो टैक्सेशन है ये एक बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट है गवर्नेंस का। किसी भी गवर्नमेंट को अगर गवर्न करना है तो उसको टैक्स चाहिए रहेगा। तो गवर्नेंस करने के लिए, गवर्न करने के लिए टैक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, जैसे कि हमारी सिक्योरिटी के लिए पुलिस लगी है, पुलिस को रुपए कहाँ से मिल रहे हैं, गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट को रुपए कहाँ से मिल रहे हैं, हमारे टैक्स से। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी गवर्नेंस का, जिसके थ्रू रूल किया जा सकता है, फाइनेंस किया जा सकता है एडमिनिस्ट्रेशन को, डिफेंस को, और अपने जो पूरा टेरिटरी होता है जहाँ पर गवर्नमेंट गवर्न कर रही है उस पूरी टेरिटरी को डेवलप करने में भी टैक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम टैक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको एंशिएंट टैक्स में भी इसके बारे में आपको पता चलेगा। मतलब कि ये जो टैक्सेशन सिस्टम है ये काफ़ी ज़्यादा डीप रूटेड है, यानी कि आपको इसकी जो हिस्ट्री है वो एंशिएंट टैक्स से भी देखने को मिल जाएगी। जैसे कि अगर हम बात करें मनुस्मृति की, अर्थशास्त्र की, इसमें आपको टैक्स के बारे में ऑलरेडी वहाँ पर दिया हुआ है। यानी कि हमें ये समझ में आता है कि उस टाइम पर भी टैक्स को लिया जाता था, लोग टैक्स पे किया करते थे अपने किंग या अपने रूलर को। ब्रिटिश टाइम पीरियड में यही टैक्सेशन सिस्टम को थोड़ा फॉर्मल किया गया। ओके, और आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने इसको एक लीगल फॉर्म में अडेप्ट किया कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस बियर करने पड़ेंगे। स्टार्टिंग में जब ब्रिटिश पीरियड चल रहा था उस टाइम पर कोशिश की जा रही थी, नए नए तरीके निकाले जा रहे थे। एक तरीके से हम बोल सकते हैं
एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, काफ़ी ईयर्स तक एक्सपेरिमेंट हुए थे। देन आफ्टर उसके बाद एक प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर मेथड में टैक्स का लॉ लेकर आया गया था। ठीक है, तो ये हमारा पूरा हिस्ट्री था। जैसे ही हमने क्या किया, इंडिपेंडेंस गेन की, हमने इसी टैक्स के सिस्टम को, इसी टैक्स के स्ट्रक्चर को इंस्टेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब कि हमने इसको इम्पॉर्टेंट पार्ट बना दिया हमारे पूरे नेशन का। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल है, हमें बताता है कि हमारे जो लॉज होने चाहिए वो कैसे किससे रिलेटेड होने चाहिए। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बताता है कि हमारी जो सेंट्रल स्टेट है या फिर स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से लॉस फ्रेम करेंगी, किस किस चीज़ों पर वो टैक्स लेंगे, ये सारी चीज़ों का एक गाइडिंग प्रिंसिपल आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मिल जाता है। ठीक है, हमें पता है आज के टाइम में हमारे इंडिया में आपको टैक्सेस देखने को मिलते हैं, डायरेक्ट टैक्स देखने को मिलता है, इनडायरेक्ट टैक्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअल में अगर हम बात करें एंशिएंट टाइम से, एंशिएंट एरा से चलती हुई आ रही हैं। यानी कि अगर हम बात करें ओरिजिन ऑफ टैक्सेशन लॉ इन इंडिया की, तो आपको वो एंशिएंट, मेडिवल और ब्रिटिश तीनों टाइम में देखने को मिलेगा, क्योंकि वहीं से जाके हम आज के टाइम में जो टैक्स सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं वो हमें मिल पाया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंशिएंट सोर्सेस की, जहाँ से हमें पता चलता है कि हाँ, टैक्सेशन सिस्टम एंशिएंट एरा में भी हुआ करता था। अगर सबसे पहले हम बात करें मनुस्मृति की, जिसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, उस टाइम पर जितने भी प्रिंसिपल लॉज वगैरह फॉलो किए जाते थे वो मनुस्मृति से ही फॉलो किए जाते थे। मनु ने इसको लिखा था, 2 सेंचुरी के अराउंड लिखा था ऐसा माना जाता है। और इसमें बताया गया था कि जो किंग है, किंग के पास राइट है कि वो 1/6 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एज अ टैक्स ले सकता है। मतलब जितना भी उसने प्रोड्यूस किया उसका 1/6 पार्ट को एज अ टैक्स किंग के पास राइट है कि वो उसको ले सकता है। जो टैक्स होते थे उसमें प्रॉपरली लिखा है कि टैक्स ऐसे नहीं होने चाहिए कि आर्बिट्री तरीके से आप ले रहे हो, आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि इतना टैक्स क्यों होना चाहिए। इट्स लाइक जस्ट होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। अगर आपको पता है कि फेमाइन आ गया है, अकाल पड़ गया है, ठीक है, तो अकाल पड़ गया है दैट मीन्स कि जो प्रोडक्शन हुआ है वो प्रॉपर नहीं हुआ है। अब जब प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हुआ, आप फिर भी कह रहे हो नहीं हमें तो चाहिए 1/6 चाहिए, 1/6 चाहिए, तो दैट इज़ नॉट रीजनेबल फॉर एनी वे। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर आपको उसके रीजनेबल तरीके ढूंढने पड़ेंगे टैक्स लेने के। लेकिन यहाँ पर वही चीज़ बताई जा रही है कि जो टैक्स होने चाहिए वो रीजनेबल होने चाहिए, जस्ट होने चाहिए और बेस्ड होने चाहिए इनकम पर। ठीक है, जितना अर्न कर रहे हो उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे ना कि आपको कितना टैक्स पे करना है। ऐसा ही नहीं कि बंदा कमा 5 रुपये रहे और आप उससे कह रहे हो चलो 4 रुपये हमको टैक्स दे दो, ऐसा नहीं हो सकता। और इस मनुस्मृति में प्रॉपरली किंग को वार्न किया गया कि अगर आप एक्सेसिव टैक्स ले रहे हो दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, धर्म के अगेंस्ट जा रहे हो। धर्म के अगेंस्ट जाना ही क्या कहलाएगा हमारा, जैसे कि आपने टैक्स ज़्यादा ले लिया दैट मीन्स आप अपनी ड्यूटी प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे, ड्यूटी प्रॉपरली नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स आप धर्म के अगेंस्ट जा रहे हो। जो टैक्स होते थे उस टाइम पर काइंड, मनी और सर्विसेज तीनों तरीके से लिए जाते थे। जैसे कि सर्विसेज मतलब कि जैसे प्रीस्ट है, प्रीस्ट को एग्जम्पशन रहता था कि भाई आप टैक्स नहीं दोगे क्योंकि आप रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करते हो, आप हाई अथॉरिटी हो एक तरीके से। ठीक है, तो अब जैसे कि फ्रांस में अगर हम जैसे बात करें, फ्रांस में क्या होता था, प्रीस्ट जो थे, ठीक है, चर्च वगैरह के, उनको बहुत ज़्यादा एक तरीके से हम सुपीरियर मानते थे और उनको भी लोगों को टैक्स देना पड़ता था। अब उनको भी टैक्स देना पड़ता था, अब इंसान उसको नहीं टैक्स दे पा रहा, या फिर वहाँ पर एक कैटेगरी होती थी नोबल्स की, नोबल्स को टैक्स देना होता था आपको। ठीक है, नॉर्मल पीपल को, नोबल्स को टैक्स देना पड़ेगा। अब आप अगर नहीं दे पा रहे हो तो आप उनके घर पर जाकर सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, काइंड ऑफ खाना पाना बनाना, है ना, जो बेसिक सर्विसेज जो आप जिसमें कैपेबल हो वो दे सकते हो। तो ऐसी चीज़ों के थ्रू आप टैक्स पे करते थे। सिमिलरली आप मनी देते थे, या फिर काइंड जैसे कि मेरे पास मनी नहीं है, मैंने क्रॉप जनरेट किया तो मैंने वो क्रॉप की फॉर्म में ही आपको दे दिया। ओके, तो इन सारे मेथड से टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे। क्या आज के टाइम में ऐसा होता है काइंड के फॉर्म में आप टैक्स पे करते हो क्या? नहीं, आपको प्रॉपर मनी के फॉर्म में टैक्स पे करना पड़ता है। तो जो उस टाइम की अगर हम बात करें एंशिएंट टाइम की, तो जो किंग होता था उसको एज अ प्रोटेक्टर माना जाता था अपने सिटीज़न का। तो इसीलिए
उसकी सर्विस वो अपना प्रॉपरली फुलफिल कर पाए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता था, टैक्सेस पे करने पड़ते थे। अगर आपने हिस्ट्री वगैरह कभी ढंग से पढ़ी हो तो आप उसमें फ्रेंच के कुछ हमारे प्रोफेशंस फिलोसोफर्स होते थे जो बताते थे कि कैसे हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, किंग एक थर्ड पार्टी है हमारी, ठीक है, और एक हम है, हमने क्या किया है, एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि भैया हम एक दूसरे को नहीं कुछ भी डैमेज करने वाले, क्योंकि हमें जो किंग है वो प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसी टाइप का कॉन्सेप्ट है कि भैया ए और बी के बीच में अगर कोई झगड़ा होता है तो ये जो किंग है हमारी थर्ड पार्टी, ये किंग हमें क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, प्रोटेक्ट करेगा। यानी कि आप जब देखते हैं जैसे कि ए और बी के बीच में कोई भी केस हो जाता है, कोई भी मर्डर एंड ऑल का हो जाता है, तो गवर्नमेंट यानी कि जो स्टेट है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि वो आपको जस्टिस प्रोवाइड करेगी। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना, ये एक्चुअल में यही तो है कि किंग की ड्यूटी है कि वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, लेकिन उस ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए आपको उसको कुछ तो टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स के फॉर्म में कुछ तो सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ओके, सो ये था हमारा मनुस्मृति का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र जो कि आपको पता है मौर्यन टाइम पीरियड में लिखा था, चाणक्य जी ने लिखा हुआ था, और एक्चुअल में अगर हम बात करें इसमें 150 या आई गेस 15 बुक्स थी, ठीक है, 150 चैप्टर्स थे। तो इस तरीके से हमारे जो अर्थशास्त्र है वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ बुक्स है, ठीक है, जिसमें उसको छोटे छोटे अलग अलग बुक्स में डिवाइड किया, जैसे इकोनॉमिक्स का बुक अलग है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का बुक अलग है। तो इस टाइप से इसी को फर्दर भी डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, हम टैक्स की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर समझते हैं कि जो अर्थशास्त्र है उसने टैक्स को डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया था, एज वेल टैक्स कलेक्शन मशीनरीज भी डिवाइड की थी। कलेक्ट करने वाले लोग भी अलग अलग हैं और टैक्सेस के टाइप भी अलग अलग हैं, जैसे कि बगा, सुल्का, ठीक है। अब ये जो टैक्सेस रहते थे ये कैसे रहते थे, ये भी लाइक स्पेसिफिक सेक्टर बेस्ड रहते थे। स्पेसिफिक सेक्टर बेस्ड मतलब कि एग्रीकल्चर के सेक्टर का अलग टैक्स, ठीक है, इसके अलावा जो आर्टिशंस वगैरह रहते हैं उनका टैक्स अलग, जो बिजनेस वगैरह कर रहे हैं उनका टैक्स अलग, इसके अलावा जो लिकर वगैरह बेच रहे हैं, ऐसे जो काम कर रहे हैं उन पर टैक्स अलग। तो इस टाइप से टैक्सेस को वहाँ पर एम्फसाइज किया जाता था, ठीक है, इस तरीके से वहाँ पर टैक्सेस को लागू किया जाता था ताकि जो फेयरनेस है वो बनी रहे, प्रोग्रेस होती रहे हमारे पूरे उस नेशन की। तो ये चीज़ों का डिस्क्रिप्शन आपको अर्थशास्त्र में देखने को मिल जाता है। और उस टाइम पर भी जो टैक्सेस थे वो काइंड ऑफ मनी की फॉर्म में दिए जाते थे, सर्विसेज की फॉर्म में उस टाइम पर कोई भी ऐसा आपको सोर्स नहीं देखने को मिलता जो बताता है कि टैक्सेस को सर्विस की फॉर्म में भी पे किया जाता था। टैक्स अगर ज़्यादा लिया जाएगा, ठीक है, तो भी गलत है, क्योंकि उनका मानना था कि जैसे एक वी है वो अपने जो जिसमें उसने हनी को बनाया है उसको डैमेज नहीं करती है, ठीक है, ऐसे ही जो किंग है वो सिटीजन से टैक्स ले रहा है, तो ऐसा ना हो कि उनकी प्रॉस्पेरिटी को वो हैम्पर करने लगे, वो इस तरीके से टैक्स ले, ठीक है, प्रॉपर मैनर में होना चाहिए ताकि वो भी प्रोग्रेस करें और किंग भी अपना काम प्रॉपरली कर पाए उन टैक्स मनी से, ठीक है। जो टैक्स नहीं देते थे उनको पनिशमेंट का भी रूल था कि भैया आप उनको पनिश करोगे। ऐसी चीज़ें क्यों की जाती थी, क्यों, क्या ऑब्जेक्टिव था टैक्स को लेने का, तो सिंपल भैया कि आप है ना क्या करोगे, डेवलप करोगे आसपास की चीज़ों को, अपने नेशन को, अपनी टेरिटरी को, इसके अलावा आप प्रोटेक्ट करोगे लोगों को, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, टैक्स रेवेन्यू से बाकी चीज़ें भी की जा सकती हैं, इंश्योर कर सकते हैं स्टेबिलिटी को, है ना। तो इन चीज़ों के लिए टैक्स सिस्टम उस टाइम पर लागू किया गया था, उस टाइम पर टैक्स को कलेक्ट किया जाता था। अगर हम बात करें मेडिवल सोर्सेस की, मेडिवल सोर्सेस में जैसे कि सबसे प्रोमिनेंट सोर्स हमें मिलता है N.A. अकबरी, जो कि अकबर के टाइम पर लिखा था, अबुल फैजल ने लिखा था अराउंड 1500 सेंचुरी।
ओके। इसमें भी डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड दिए गए हैं मुगल एम्पायर के। टैक्सेशन फीचर्स बताए गए हैं कि भैया जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम होता था, जो लैंड से रेवेन्यू जनरेट होता था, जो टैक्स कलेक्ट किया था जाता था, उसको जब्त सिस्टम बोला जाता था और साथ में टोडरमल बंदोबस्त भी बोला जाता था। टोडरमल क्या है, वो जो 9 रत्न हुआ करते थे अकबर के, ठीक है, उन्हीं में से जो फाइनेंस के जो मिनिस्टर हुआ करते थे उनका नाम था टोडरमल। इसीलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज की थी, इसीलिए उसको टोडरमल बंदोबस्त भी बोला जाता है। और क्या बताया है कि भैया उस टाइम पर जो टैक्स लिए जा रहे थे वो इस तरीके से लिए जा रहे थे कि लैंड को आपकी क्यों मेज़र करेंगे। ऐसा नहीं कि आपके पास लैंड भी कम हो और आपसे टैक्स भी उतना ही लिया जा रहा है जिसके पास ज़्यादा लैंड है उसके बराबर, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपके पास कम लैंड, आपको कम पे करना पड़ेगा, बगल वाले के पास ज़्यादा लैंड, उसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। लैंड मेज़र किया जाता था, टैक्स उसके हिसाब से फिक्स किया जाता था। एज वेल क्लासिफिकेशन किए गए थे लैंड्स के, ये जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रिंसिपल था जिसको इन्होंने लाया था कि भाई हम क्या करेंगे, फर्टिलिटी के बेसिस पर ये डिसाइड करेंगे कि आपको टैक्स कितना देना है। जैसे कि जो पोलज जो लैंड हुआ करती थी वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल लैंड कंसीडर की जाती थी, तो उन पर ज़्यादा टैक्स रहेगा। वहीं पर जो बंजर लैंड हुआ करते थे उन पर टैक्सेस काफ़ी कम रहेंगे, क्योंकि उनकी जो फर्टिलिटी होती थी वो ना के बराबर होती थी। ठीक है, तो फर्टिलिटी के बेस पर, लैंड के मेज़रमेंट के बेसिस पर टैक्स का क्लासिफिकेशन किया गया था, जो कि आपको N.A. अकबरी, जो कि अबुल फैज़ल ने अकबर के टाइम पर लिखी थी, इम्पॉर्टेंट हो जाती है एक मेडिवल सोर्सेस में। इसके अलावा अगर हम मेडिवल सोर्सेज की बात करें तो मेडिवल सोर्सेज में आपको इंस्क्रिप्शंस देखने को मिल जाते हैं, फरमान्स देखने को मिल जाते हैं, ट्रेवलर के अकाउंट, जैसे कि इब्न बतूता जो थे वो 14th सेंचुरी में आए थे। ठीक है, उन्होंने कैसे बताया कि दिल्ली सल्तनत में कैसे मार्केट वगैरह रेगुलेट किए जाते थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और भी जो अकाउंटर्स आए थे, जैसे कि खिलजी के टाइम पीरियड में कैसे सारी चीज़ें, मार्केट वगैरह कैसे रन होते थे, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको वहाँ से प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हो जाते हैं टैक्स सिस्टम को समझने के लिए इंडिया में। इंस्क्रिप्शन की बात करें तो दिल्ली सल्तनत की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पर आपको इंस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, मुगल्स के इंस्क्रिप्शंस मिल जाएंगे, राजपूत के इंस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, जो कि एक्चुअल में बताते हैं कि हम टैक्स लिया करते थे, लैंड ग्रांट्स करते थे, टेम्पल टैक्सेस होते थे, ट्रेड ड्यूटीज़ होती थी। जैसे कि कोई भी सामान बाहर की कंट्री से मंगाया जा रहा है तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगा दी। ठीक है, जो कि आपको अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग तरीके से लेते हुए, अलग अलग नाम के टैक्सेस से लेते हुए नज़र आ जाएंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे मेडिवल सोर्सेज, जो कि हमें बताते हैं कि एक्चुअल में सिर्फ एंशिएंट टाइम पीरियड में टैक्सेस को कलेक्ट नहीं किया जा रहा था, वो मेडिवल टाइम पीरियड, मेडिवल एरा में भी कलेक्ट किए जा रहे थे। अब मेडिवल एरा जब हमारा ये मुगल कंप्लीटली डिमोलिश होना स्टार्ट हो जाता है, ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है, सप्रेस होना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद हमारे ओवरकम करती है पावर ब्रिटिशर्स की। ओके, तो ब्रिटिशर्स के टाइम पर अगर हम बात करें तो सिमिलर वही ऑब्जेक्टिव था कि भैया हमें फाइनेंशियली स्टेबल होना है। ठीक है, हाँ, ये नहीं था कि भाई हम आपको डेवलप करते घूमेंगे। ठीक है, वो तो नहीं था ब्रिटिशर्स का मोटिव, लेकिन वो अपने आप को इन सारी चीज़ों से बचाना चाहते थे। रिवेन्यू तो वो भी चाहते थे ना कि उन्हें रिवेन्यू मिले, उन्हें है ना प्रोटेक्शन वो अपने आप को प्रोवाइड कर सकें। इनफैक्ट वो किंग्स के साथ ट्रीटीज़ वगैरह करते थे, उसमें बोलते थे कि हम आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, आप अपना टेरिटरी हमको दे दीजिए, एंड ऑल काइंड सच ऑफ थिंग्स होती थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसके बेसिस पर हो पा रही है? मनी के बेसिस पे। और मनी वो कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं भैया? ट्रेड करके कर रहे थे, और साथ में फिर उन्होंने जब को उनको दीवानी राइट मिल गए थे तब उन्होंने वो सारी चीज़ें लीगल मैनर में करना स्टार्ट कर दिया था। ओके, तो कौन कौन से टैक्स लगाना उन्होंने स्टार्ट किया था ब्रिटिश टाइम पीरियड में? अगर आप बात करेंगे तो लैंड रिवेन्यू सिस्टम चला था, सॉल्ट टैक्स देखने को मिला था, और इनकम टैक्स 1860 के अराउंड आपको देखने को मिल जाता है, जो कि 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था उसके रिजल्ट में, उसके कॉन्सिक्वेंसेस में आपको ये टैक्स वाला सिस्टम देखने को मिल जाता है। उससे पहले लैंड रिवेन्यू सिस्टम था, जब उनको दीवानी राइट्स मिले थे तो इन्होंने परमानेंट लैंड रिवेन्यू सिस्टम ये सारी चीज़ें की थी। ठीक है, सॉल्ट टैक्स की अगर हम बात करें, जिस पर है ना सॉल्ट मार्च किया था गांधी जी ने, तो ये सारे टैक्सेस उन्होंने स्टार्ट किए थे। सबसे पहले हम बात करेंगे लैंड रिवेन्यू सिस्टम की। अगर हम बात करें तो ये रिवेन्यू जो कलेक्ट करते थे अंपायर, ठीक है, ये कैसे होते थे?
द ब्रिटिश नीडेड अ स्टेडी रेवेन्यू स्ट्रीम टू फंड द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। रीज़न क्या था भाई, क्यों कलेक्ट कर रहे थे? कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन बना रहे, ठीक है, इसलिए कंट्रोल रहे एडमिनिस्ट्रेशन पर, ठीक है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन कर सकें, अपने आप को रिच करके आपको प्रॉपरली एक्सप्लॉइट कर सकें, यही रीज़न था उनका कि भैया वो टैक्स कलेक्ट किया करते थे। अब जैसे कि अगर हम बात करें परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम की, जो कि 1793 में आया था, ये अलग अलग रीज़न में लाए गए थे लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है। तो इसमें जो परमानेंट सेटलमेंट है ये भी अपने अलग रीज़न में लाया गया था, जिसमें क्या होता था, एक मीडिएटर पार्टी बनाई गई थी जिसका नाम था ज़मींदार, ठीक है, मतलब एक पोस्ट थी ज़मींदार वाली, जिसमें क्या होता था, यहाँ पर अगर किसान है, ठीक है, फार्मर है, पीजेंट है, और यहाँ पर हमारी क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है। अब ये जो जमींदार है ये कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट सब करेगा, डिसाइड करेगा कि भैया आपको कितना टैक्स देना है, किसके साथ, इस किसान के साथ, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, ये जो टैक्स पे करेंगे उसका कुछ पार्ट इनको ब्रिटिशर्स को देना पड़ेगा, जो कि फिक्स्ड रहेगा, ठीक है, जो कि क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम है ना फिक्स्ड है ना रेट कर देते हैं टैक्स का, कि भैया आपको इतना ही टैक्स पे करना है, ठीक है। और इससे क्या होगा, जैसे कि अगर जो फार्मर है उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो गई, ठीक है, उसने प्रोड्यूस ज़्यादा कर लिया लैंड से, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो ज़मींदार है वो उस रुपए से क्या करेगा, उस लैंड की फर्टिलिटी इंक्रीज करने में उस मनी को इन्वेस्ट करेगा, ओके। अब सिनेरियो ये हो रहा था कि ज़मींदार है ना उनसे तो हाई ही ले रहा था, ठीक है, जो फार्मर थे उनसे तो हाई ही ले रहा था, लेकिन क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, अपने आप को फिक्स्ड कर दिया था कि भैया हम इतना ही लेंगे, अपने लिए बाउंड्री सेट कर दी थी, तो वो उनको उतना ही दे देता था, बाकी चीज़ें अपने लिए रख लेता था। तो इस तरीके से हो क्या रहा था कि भैया ब्रिटिशर्स के तो एक्सपेंसेस डे बाई डे इंक्रीज ही हो रहे थे, तो उनको तो वैसे भी टैक्स ज़्यादा चाहिए था। अब ये फिक्स्ड कर दिया है हमने परमानेंट सेटलमेंट की वजह से, और है ना हो क्या रहा है कि भैया लैंड भी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, क्योंकि ज़मींदार उस पर रुपए इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा है, और फार्मर तो इन लास्ट एक्सप्लॉइट हो ही रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन देखने को मिली, तो ये कहीं ना कहीं फेलियर रहा था हमारा ब्रिटिश का जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम का परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था, ये काफ़ी ज़्यादा फेलियर रहा था इसका, क्योंकि जो फार्मर थे वो तो एक्सप्लॉइट हो ही रहे थे ज़मींदार के थ्रू, क्योंकि उन्हें तो हाई रेंट ही पे करना पड़ रहा था, है ना। इनफैक्ट जो पीजेंट्स थे, जब वो है ना लैंड नहीं मतलब लाइक प्रोड्यूस उतना कर नहीं पा रहे थे जितना है ना उनसे मांगा जा रहा था, तो वो लैंडलेस भी हो जा रहे थे, क्योंकि ज़मींदार उनसे ज़मीन ले रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आने लगी। तो फिर ब्रिटिशर्स दूसरा सिस्टम लेके आए, रॉयटवारी सिस्टम। अब इस रॉयटवारी सिस्टम में क्या हो रहा था, रॉयटवारी सिस्टम में डायरेक्ट अब कांटेक्ट किया गया किसके साथ, फार्मर के साथ, किसका, ब्रिटिशर्स का, ठीक है, कि हम ना जमींदार की ये जो पोस्ट थी इसको हटा ही देंगे, हम डायरेक्ट आपसे बात करेंगे। रॉयट्स एक्चुअल में पीजेंट्स और फार्मर को ही बोला जाता था। जो पीजेंट्स होते थे वो एक्चुअल में क्या होते थे, लैंड ओनर होते थे, और उन्हीं से हम डायरेक्ट कांटेक्ट करते थे। और जो इसमें क्या होता था, टैक्स वाज एसेस इंडिविजुअली बेस्ड ऑन लैंड क्वालिटी, क्रॉप टाइप, इरिगेशन, द रेवेन्यू वाज रिवाइज्ड पीरियडिकली एवरी 20 to 30 ईयर। तो यहाँ पर बताया गया कि भैया टैक्स जो था अब ये फिक्स्ड नहीं था, ठीक है। जैसे पहले परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में आपने देखा कि टैक्स फिक्स थे, यहाँ पर रॉयटवारी सिस्टम में टैक्सेस फिक्स नहीं है, वो 20 to 30 ईयर में हर बार रिवाइज किए जाएंगे, और जो टैक्सेस रहेंगे वो लैंड क्वालिटी और क्रॉप टाइप इन सारी चीज़ों पर बेस्ड रहेंगे, ठीक है। अब इससे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव ये था कि भैया जो जमींदार एक्स्ट्रा एक्सप्लॉइट कर रहे थे वो नहीं करेंगे, अब जो डायरेक्ट बेनिफिट होगा वो ब्रिटिशर्स को होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, रेवेन्यू इंक्रीज हो पाएगा। इम्पैक्ट ये हुआ कि भैया जो टैक्सेस थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। लोग जो फार्मर थे उनको लोन लेना पड़ता था, फिर जाके टैक्स पे करने पड़ते थे, कभी कभी तो वो फिर भी टैक्स नहीं पे कर पाते थे। इनफैक्ट जो लैंड की कंडीशन थी वो भी कुछ ज़्यादा खास नहीं हो पाई, जिस वजह से फेमाइन भी आया था बंगाल में उस टाइम पर। तो ये सारी चीज़ें उसकी कॉन्सिक्वेंसेस बाद में झेलने पड़े थे। अब इसके बाद जो हमारा माहलवारी सिस्टम था वो भी एक लैंड रेवेन्यू का ही टाइप था, ये भी दूसरे रीजन में स्टार्ट किया गया। अब ये ना ऐसा मिक्स्ड फीचर जैसा था, ठीक है। मिक्स्ड फीचर जैसा मतलब कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम और रॉयटवारी सिस्टम
का मिक्स वर्जन था महालबारी। महल इस एक्चुअल में किसको बोलते हैं? विलेज को, ग्रुप ऑफ विलेजेस को बोलते हैं, ठीक है। उसका एक हेडमैन है जैसे मान के चलो, ठीक है। अब उस हेडमैन को क्या बोल दिया? उस हेडमैन को बोल दिया कि आप पूरे विलेज के फार्मर से कलेक्ट करो टैक्सेस को और हमको लाके पे कर दो। जमींदार है भी नहीं है, लेकिन जमींदार जैसा एक काम करने वाला खुद एक गांव वाला है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा था? इसकी वजह से प्रॉब्लम ये आ रही थी कि कम्युनिटीज़ के बीच में ही कन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। क्योंकि रेवेन्यू तो डिमांड हाई ही किया जा रहा था, ठीक है, जो कि कहीं भी क्या नहीं कर पा रहा था? पीजेंट्स को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहा था, ठीक है। इस वजह से ये जो सिस्टम थे, ये प्रॉपरली, ये तीनों सिस्टम अगर देखा जाए तो एक्सप्लॉइट करने के लिए ही थे फार्मर को, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल जाता है। अब साल टैक्स की बात करते हैं। जो सॉल्ट टैक्स आया, जो इनकम टैक्स आया, वो कैसे आया? सॉल्ट टैक्स की बात करें तो ये आप इसलिए लाया गया कि भैया बेसिक नेसेसिटी है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे कोई और हो, वो सारे पर्सन सॉल्ट को यूज़ करेंगे। अगर आप उस पर ही टैक्स लगा दोगे, मतलब कि आपको टैक्स सारे ही पर्सन देने वाले हैं, जिसके अगेंस्ट फिर जो गांधी जी थे उन्होंने सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया था 1930 में, ठीक है। ये तो काफ़ी पुराना टैक्स है। इससे पुराना ये वाला है इनकम टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स तो और भी पहले आया था, 1860 में आया था। ये क्यों आया था? क्योंकि 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसमें ब्रिटिशर्स को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, ठीक है, क्योंकि उनका काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया था। इतनी ज़्यादा आर्मी वगैरह उन्होंने यूज़ की एंड ऑल उस रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए। तो उसकी वजह से फिर ये वाला इनकम टैक्स का लॉ, ये जो एक्ट है वो लाया गया था, ठीक है। तो ये पूरा टैक्स का हमारा हिस्ट्री था कि कैसे जाके ब्रिटिशर्स के टाइम में इनकम टैक्स जो है वो एक एक्ट की तरीके से हमारे सामने लाया गया। अभी तक तो ये एक्ट नहीं थे, ये एक तरीके के सिस्टम चलाए जा रहे थे, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं जैसे पुराने टाइम में बस कह दिया कि ये देना है तो देना है, बस ऐसा था। लेकिन ये एक तरीके से लीगल मैनर था, फॉर्मलाइज मैनर था, जिसमें आपसे टैक्स लेने की बात की गई इन लास्ट, ठीक है। फिर आफ्टर दैट हमने इसमें बहुत सारे चेंजेस वगैरह करके, आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस हमने बहुत सारे चेंजेस करके इसको और भी अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में स्टार्ट किया। ओके, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू।